हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये डीडीयू का है जो, ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का है। ये 2000 आपका 14 का आई थिंक ये क्वेश्चन, 14 नहीं शायद 24 का, हाँ 24 का ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना समझना एज वेल एज इसका आंसर कैसे लिखना है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। और साथ ही आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर आपको कुछ मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, उसको भी डिस्कस किया जाएगा कि अगर ऐसा आता है तो आपको एक मॉडल आंसर कैसा लिखना होगा, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से और अपडेट्स चाहते हैं, कोई पीपीटी चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन का जो है डिस्कशन। देखो, आप सब जान रहे हो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मोटर व्हीकल एक्ट। अब टॉर्ट्स तो आता ही आता है आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में, जो डीडीयू के यूनिवर्सिटी या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट के भी आपके कुछ कुछ पोर्शन जो है वो पढ़ने होते हैं और इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, खंड अ का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे। 3 खंड इसमें होते हैं। इसके पहले जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर डिस्कस किया है उसमें मैंने बताया है कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं। जो सेक्शन 1 होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और 100 शब्दों के उसको 100 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में उसके आंसर लिखने होते हैं और वो 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना जो है वो कंपलसरी होता है, ओके। अब बात आए हम खंड बी पे, खंड ब पे या खंड बी पे अगर आए तो उसमें आपको केस स्टडी क्वेश्चन पूछता है। आपको उसमें एक केस दे देता है, उसमें आपका ओपिनियंस जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ वो पूछता है, आपका डिसीजन मेकिंग वो जानना चाहता है अकॉर्डिंग टू द जो भी आप लॉ पढ़ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन रहता है, आइदर आप दूसरा कीजिए या तो फिर तीसरा कीजिए। अगर दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा का दोनों पार्ट, तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा का दोनों पार्ट, ठीक है, ऐसा। और फिर होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको कहते हैं, और उसमें उस 5 में से आपको 3 करना होता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 1 पूरा, सेक्शन बी दोनों में से कोई एक और सेक्शन 3 पांचों में से कोई 3। तो इस तरीके से मिला करके आपके 5 टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब किसके बीच में हमको अंतर चाहिए करना है। ऐसा हो जा रहा है, ठीक। पहला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के बीच में अंतर बताइए। अपकृत्य एवं आभासी संविदा में अंतर क्या है। अगर आपने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा होगा तो उसमें आपने क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसको अर्ध संविदा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आभासी संविदा भी कहते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स फुल नहीं होते जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, लेकिन फिर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसी के बीच में आपसे अंतर पूछ रहा है कि क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट जो अपकृत्य है उनके बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है
और फिर लिखना होगा आपको कि डॉट क्या है, और उन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा, तब आप इसका आंसर लिख पाएंगे। अगर बात करें इसके मॉडल आंसर की, तो मॉडल आंसर हमको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो, ये रहा आपका मॉडल आंसर। ठीक, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा डिफरेंशिएट बिटवीन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट। तो देखो भाई क्या है, पहले पढ़ लेते हैं हम। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो अर्ध अनुबंध है, फोकस ऑन रेटिफाई द सिचुएशन ऑफ अनजस्ट एंट्रिचमेंट बाय रिस्टोरिंग द एग्रीव्ड पार्टी टू देयर ओरिजिनल स्टेट थ्रू द रेस्टिट्यूशन। मतलब अर्ध अनुबंध में ऐसा होता है, अच्छा देखो एक सिचुएशन देखो, मानो ऐसा कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है और उसके माता पिता जो हैं वो जो बचपन में ही हैं उसको छोड़ दिए हैं या फिर इस दुनिया से चले गए हैं, और उसका जो रिश्तेदार है उस बच्चे का उसको पाल पोस के बड़ा करता है, ठीक, उसकी सारी एजुकेशन का दवाइयों का खर्चा उठाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है तो आप बताओ कि जितना भी खर्चा उसके रिश्तेदार द्वारा किया गया है, क्या वो रिश्तेदार को एज ए रिश्तेदार उसको अपना पैसा वापस लेने का अधिकार नहीं है, या फिर क्या ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं जाएगा? अगर कोई पैसा लगा रहा है किसी व्यक्ति में और जब वो कैपेबल हो जाए, बच्चा भरने के लायक हो जाए, चुकाने के लायक हो जाए, तो उसको तो चुकाना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफर होता है, प्रपोजल होता है, फिर उसका एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस बनता है, कंसिडरेशन जुड़ता है, ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा उस सबसे पहले तो माइनर था, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने रिश्तेदार से कर नहीं सकता था कि ठीक है आप मेरा भरण पोषण कर दीजिए, हमको पाल पोस के बड़ा कर दीजिए, या फिर मेरी पढ़ाई करवा दीजिए, फिर जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपको अपनी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम आ जाएगी, फिर मैं उससे आपको पैसा रिपे कर दूंगा। ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता था वो, ठीक है, क्योंकि वो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड ही होता है, एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है। जब आप पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट उस समय तो नहीं हुआ था, और ना जो बच्चा था वो कैपेबल था कॉन्ट्रैक्ट करने में, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, एक संविदात्मक रूप यहाँ पे दिख रहा है कि जो व्यक्ति उस बच्चे पे लगाया है और उस बच्चे के पास बड़े होकर के अगर कोई संपत्ति आ जाती है तो वो क्या कर सकता है, वो व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार था वो क्लेम कर सकता है कि मैंने इसको इतना इतना पढ़ाया है या फिर इतना बड़ा किया है, पाल पोस के इतने मेरे खर्चे हुए हैं, इसको इतना रीपेमेंट जो है वो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में वैसा जो एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और वो व्यक्ति जिसमें सच में इसमें पैसे लगाए थे और जो भी है इन्वेस्टमेंट किया था, वो अपना चीज जो है, अपना जितना भी लगाया हुआ पैसा है वो सब वापस ले सकता है और लेने का अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अनुबंध है। मतलब अगर क्या कह रहा है, अर्ध अनुबंध पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी मूल स्थिति में वापस ला करके अन्यायपूर्ण समृद्धि की स्थितियों को सुधारने का केंद्रित करता है। मतलब अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी उसके साथ पहले हुआ है, मतलब जो भी उसका खर्चा लगा होगा, लॉस लगा होगा, जो भी पैसा ही तो लगा होगा ना उस बच्चे को पढ़ाने में, तो जो भी उसको लॉस हुआ उसको क्या बाद में सामने वाले से क्या कर सकता है, वो मांग सकता है। मतलब जिस स्थिति में वो पहले था, हो सकता है वो पैसा कुछ नहीं लगाता तो कुछ और करता, कोई बिजनेस करता, ठीक है, तो वो बाद में उससे क्या मांग सकता है, पैसे वगैरह, जो भी अपना क्षतिपूर्ति है, जितना भी उसमें इन्वेस्ट करा है वो पैसा मांग सकता है। ये है अर्धनिबंध, ठीक है। अब इसी के विपरीत जो है टॉट नुकसान करने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अगर मैंने लेट सपोज कि कोई सामने से गाड़ी से जा रहा है, ठीक है, और किसी व्यक्ति को जो है वो उसने ठोकर मार दी है,
ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ना, जो भी उसकी क्षतिपूर्ति है या फिर जो भी उसको लॉस हुआ है उसको सामने वाले को जिसने गलत किया है उसको क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। तो हमेशा टॉर्ट में जो है वो गलत कामों या चोटों इंजरी के लिए कॉम्पनसेशन दिलाया जाता है, लेकिन कोजाई कॉन्ट्रैक्ट में ये चोट या इंजरी या गलत कामों के लिए जो कॉम्पनसेशन है या फिर जो रिटर्न बैक है वो नहीं दिया जाता। ठीक है ना, तो यहाँ चोटों और गलत कामों के लिए टॉर्ट में उसका कॉम्पनसेशन होता है, क्षतिपूर्ति होती है, लेकिन ऐसा कोजाई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। ये उस सिचुएशन पे फोकस करता है कि अगर ये व्यक्ति वो नहीं करता तो वो किस अच्छे सिचुएशन में होता, वही पैसा उसको या वही उसको कॉम्पनसेशन के रूप में वापस लिया जाता है जब वो कैपेबल हो जाए वो व्यक्ति देने के लिए। ठीक है ना, अब अभी यहाँ पे बात आपको क्लियर नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए क्योंकि आपने शायद अगर कोजाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा और टॉर्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे ये समझना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ऐसा इसका आंसर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बेयर लाइसेंस। बेयर लाइसेंस ए लाइसेंस कपल्ड विद ग्रांट, मतलब कि अनावृत अनुज्ञप्ति और अनुदान से युक्त अनुज्ञप्ति को परिभाषित कीजिए। मतलब बेयर लाइसेंस और आपका लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन है और इसका जो आपको सॉल्यूशन वाला पीडीएफ मिलेगा उसमें इसका आंसर भी दिया रहेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, देन आफ्टर उसके आंसर पे हम लोग चलते हैं इकट्ठे। फिर ये जो सी है, सी क्या कह रहा है जरा देख लें इसको हम लोग। सी क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन एक्ट ऑफ गॉड, मतलब दैव कृत्य को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, आपने टॉट में जरूर पढ़ा होगा, उसी को यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो बात करता है व्हाट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मिथ्या कारावास क्या है। ठीक है, एक होता है कारावास, ठीक है, जब जब कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट के रूप में इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट तो होगा लेकिन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा। इसमें आप टॉट पढ़ेंगे तो इसको जरूर पढ़ेंगे, इसका भी आपको मॉडल आंसर अभी दिखा दूंगी मैं। ठीक है, ई कह रहा है कि रेलेवेंसी ऑफ मैलिस इन न्यूसेंस, तो अपताप के विदेश का महत्व। अब देखो न्यूसेंस होता है, ठीक है, उपताप जिसको बोलते हैं, न्यूसेंस का क्या महत्व है, मैलिस न्यूसेंस का, वो आपसे पूछा है। फिर एफ पूछ रहा है डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। मैंने बताया था ना कि ये पेपर ना सिर्फ टॉट से क्वेश्चन पूछेगा बल्कि कंज्यूमर एक्ट से और मोटर व्हीकल एक्ट से भी इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ अगर आप पढ़ करके जा रहे हो टॉट ही, तो टॉट के पेपर में इंक्लूडेड भी है कंज्यूमर एक्ट और आपका मोटर व्हीकल एक्ट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन उसके भी देख लीजिएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन तो हमको देखने को ही मिल गए इसमें, एक लाइसेंस वाला और एक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको इकट्ठे देखने को मिलेगा जब ये पेपर डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है बी वाला। बी क्वेश्चन कैसा होता है भाई, तो ये केस स्टडी बेस्ड होता है। देखो इसमें आपको केस दे देगा। मैंने, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपर का सॉल्यूशन पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया भी है आपको कि कैसे इस क्वेश्चंस को जो है वो करना होता है। तो द प्लेंटिफ ऑक्युपाइड, हिंदी में ही देख लेते हैं क्योंकि फिर हिंदी में ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक मिनट, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो एक मिनट, कह रहा है कि वादी का इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर कब्जा था और प्रतिवादी की छत वादी के परिसर के ठीक ऊपर थी। प्रतिवादी ने वादी के परिसर की छत पर
3 चिलर प्लांट लगाया। चिलर प्लांट के कारण वादी के कार्यालय परिसर में कंपन और शोर उत्पन्न हो गया। क्या वादी उपताप के वाद में सफल होगा? अच्छा देखो, एक इसमें है वादी। वादी कौन होता है? प्लेंटिफ, जो केस करता है, ठीक है, या फिर जो कोई लॉस सफर किया होता है उसको हम लोग वादी कहते हैं। प्रतिवादी वो जो लॉस अगर करवा रहा है या फिर किसी को लॉस पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो एक वादी है, वादी की एक इमारत है, ठीक है। वादी की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर कब्जा था, मतलब सबसे ऊपर वाली छत पे जो ये है रहता था। मतलब ऐसे होता है ना, देखो यहाँ पे जब भी कोई ऐसे अपार्टमेंट बनता है तो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4, ठीक है। ये इस वाले, अब इसके ऊपर क्या है? छत है, इसके ऊपर छत है। तो यहाँ पे वादी का क्या था? कब्जा था। समझो, वादी की छत पर कब्जा था और प्रतिवादी की छत वादी के परिसर के ठीक ऊपर थी। क्या कह रहा है? और प्रतिवादी की छत वादी के परिसर के ठीक ऊपर थी, मतलब कि अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर प्रतिवादी की छत वादी के परिसर के ठीक ऊपर थी। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये वादी का है, ठीक है, और प्रतिवादी की छत जो है यहाँ पे। प्रतिवादी इस बिल्डिंग में रहता है, प्रतिवादी की ये क्या है? छत है, वादी के ऊपर है। अब प्रतिवादी ने क्या है? प्रतिवादी ने वादी के परिसर की छत पर, ठीक है, कि छत पर 3 चिलर प्लांट लगवा दिए। अब यहाँ पे इसने अपना, जैसे मान लो कि ये वादी का छत हो गया ना, वादी के छत पे प्रतिवादी का घर है, तो इसके ही छत पे, यानी कि अपने वाले पे ही, लेकिन छत किसकी थी? ये वादी की। ये 3 जो है वो चिलर प्लांट लगा देता है कि जो है वो चिलर प्लांट क्या है स्पेसिफिकली हमको नहीं पता, लेकिन ये कुछ ठंडा करने वाला प्लांट भी हो सकता है। इंग्लिश में देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होता है? वादी को, एक मिनट, इसके वजह से क्या होता है? वादी के घर में बहुत ज्यादा कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है। तो क्या वादी के पास ये राइट है कि ये जो है उपताप के लिए, न्यूसेंस के लिए वादी जो है वो प्रतिवादी पे केस कर सकेगा? तो हाँ, बिल्कुल कर सकेगा। और कहाँ पे बताया गया है न्यूसेंस के बारे में? न्यूसेंस क्या होता है वो भी आपको इस केस के, जब आप इस केस का सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ कर सकता है और क्यों कर सकता है, न्यूसेंस क्या है, न्यूसेंस में जो है वो कॉम्पनसेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। ये फैक्ट आपको दे दिया है, ठीक है। फैक्ट का जजमेंट आपको देना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो भी लॉ और प्रोविजन कहता है। ओके, चिलर प्लांट, ठीक है। चलो, अब इसी तरह दूसरा भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं है, दूसरा केस स्टडी है। ये क्या कह रहा है जरा देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि एक प्लम्बर को बुलाया गया था, एक प्लम्बर था, उसे बुलाया गया था और उसे लॉन में प्रवेश करने और वाटर पाइप की मरम्मत करने के लिए अधिकृत किया गया। मरम्मत के बाद प्लम्बर ने बिना अनुमति के घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर रखा फल खा लिया। प्लम्बर के दायित्व की विवेचना कीजिए। अच्छा देखो, प्लम्बर आया था, जब भी आपके घर में कोई काम करने के लिए आता है तो आप क्या कर देते हो कि देखो भैया ये अब आपको देखना है, ये काम आप देख लीजिए, निपटा कर फिर हमसे मिलिए। अब आप जहां उसको काम दे करके गए हो, वो काम वो कर करके और फिर आपके बेडरूम में घुस गया या आपके किचन में घुस गया और वहां से कुछ भी उठा लिया खाने के लिए, तो क्या वो उसका अथॉरिटी था वहां पे? क्या आपने उसको ऑथोराइज किया था उस एरिया में जाने के लिए? नहीं किया था ना। तो वही कह रहा है, तो डाइनिंग टेबल पे रखा वो फल क्या किया? तो खा लिया। तो प्लम्बर की क्या जो है वो लायबिलिटी बनती है? तो इसमें ट्रेसपास जो है वो आएगा, ठीक है ना। तो प्लम्बर जो है वो ट्रेसपास के लिए लायबल होगा, ठीक। अब इसको कैसे करना है वही बताना है। फैक्ट आपने दे दिया है, ट्रेसपास क्या है, ट्रेसपास में क्या क्या चीजें होगी, तो ट्रेसपास वो बनेगा और प्लम्बर की क्या लायबिलिटी बनेगी एज ए ट्रेसपासर, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह
या तो 2 का ए बी दोनों कीजिए या तो 3 का जो है वो ए बी दोनों कीजिए। तो इसको एक बार पढ़िएगा और रिलेट कीजिएगा कि ये किस जो टॉट के टाइप से है उससे मिल रहा है, और उसका सॉल्यूशन भी आप उसी प्रकार जो है वो लिखेंगे। ठीक है, और इसको 1 से 1.5 पेज में आप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 पेज में, एक जो केस स्टडी है इसको आप एक पेज में जो है वो कर सकते हैं, ज्यादा इसमें और फालतू चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है वो सेक्शन हमारा सी आ गया। सेक्शन सी क्या कहता है? सेक्शन सी में अगेन इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहले उसको देखो। क्या कह रहा है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। प्रतिनिधित्व दायित्व की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। प्रतिनिधित्व दायित्व के संदर्भ में नियंत्रण का परीक्षण क्या है? अच्छा देखो, ऐसा माना जाता है ना कि जिसकी गाड़ी है और वो भले ही गाड़ी नहीं चला रहा है, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या उसका कोई दोस्त गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम्स किससे मांगा जाता है, केस किस पे किया जाता है? उस व्यक्ति पे जिसकी वो गाड़ी है। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मास्टर सर्वेंट की जो है लायबिलिटी आपने सुनी होगी, वाइकेरियस लायबिलिटी। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले तो बताओ कि वाइकेरियस लायबिलिटी है क्या, वाइकेरियस लायबिलिटी के 2-3 एग्जाम्पल बता देना, और फिर उसके बाद आप व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कैसे वाइकेरियस लायबिलिटी पे नियंत्रण का परीक्षण किया जाता है। कोई ये बोले कि जब मैंने इसको कोई काम दिया था तो ये फिर उस काम के दौरान तो अपना काम कर रहा था, जैसे मेरे ड्यूटी के बाहर जाकर के अगर उसने काम किया है तब मेरी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं बनती। लेट सपोज कि कोई एक ड्राइवर है और उसका एक मास्टर है। ठीक है, ड्राइवर और मास्टर ऐसे जो है रिलेशंस होते हैं। अब यहाँ पे जो ड्राइवर है वो बिना अपने मालिक को बताए, जो गाड़ी मालिक है उसको बिना बताए उस गाड़ी को लेकर के अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, और ड्यूटी टाइम जो 8 घंटे या 9 घंटे 10 घंटे की जितनी की है उसके बाद बिना उसको उसके मालिक को बताए, और मालिक ने उसको क्या इंस्ट्रक्ट भी नहीं किया था कि तुम जाओ और ये काम कर लो, लेकिन वो चुपके से बिना अपने मालिक को बताए गाड़ी ले गया और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज कर रहा था। ठीक है, तो इसमें एक क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा जो है निरीक्षण जो है वो बचाव का जब देखा जाता है तो उसमें वो मालिक जो है वो मास्टर जो है अपना डिफेंस जो है वो दे सकता है कि ये मेरे जो है ड्यूटी में नहीं था। ओके, ऐसा कर सकता है। या फिर ऐसे सोचो कि वो जो है जो ड्राइवर है वो अपना गाड़ी जो है वो अपने मास्टर के यहाँ रख के जा रहा है और रास्ते में जाते जाते किसी से झगड़ा कर लेता है, तो क्या इस पे जो दायित्व है ये उसके मास्टर पे आएगा? नहीं आएगा, ये उसका पर्सनल अपना दायित्व होगा। तो इसी तरह की सारी बातें हैं, आप जब वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब चलो, अब यहाँ देखो पांचवा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि न्यूसेंस को बोलते हैं उपताप। न्यूसेंस has few overlapping elements of trespass negligence explain। तो जो उपताप है, उपताप में अतिचार यानी कि ट्रेसपास एंड उपेक्षा नेग्लिजेंस कुछ अति व्यापी तत्व होते हैं, उसकी विवेचना कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि न्यूसेंस जो है वो ट्रेसपास और नेग्लिजेंस से कैसे ओवरलैप करता है, या क्या क्या ऐसी चीजें हैं नेग्लिजेंस और ट्रेसपास में जो नेग्लिजेंस और ट्रेसपास में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको न्यूसेंस में भी देखने को मिलती हैं। न्यूसेंस उपताप मतलब क्या होता है, जैसे आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है, और आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, अपना गेट जो है आपके दरवाजे पे बार बार जब भी खोलता है वो मारता है। ठीक है, आपके दीवार पे मारता है, या फिर ऐसा वो गेट का स्ट्रक्चर है कि वो गेट डायरेक्ट जा करके आपकी दीवार से लगता है और बहुत ज्यादा शोर जो है वो होता है।
आप सोते रहते हो, अचानक से गेट खुला इतना आवाज के साथ कि आप डिस्टर्ब हो गए। ये सब क्या है? न्यूसेंस है। छोटी छोटी बात भी जो है वो न्यूसेंस में कंसीडर करी जाती है। ठीक है, तो न्यूसेंस के क्या क्या ऐसे तत्व हैं जो ट्रेसपास और नेग्लिजेंस में भी देखने को मिलते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि ट्रेसपास और नेग्लिजेंस के कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमको न्यूसेंस में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इसको लिख पाएंगे इसका आंसर। ओके, चलिए discuss briefly the principle of strict liability in torts with the exception, distinguish it with absolute liability। अब डिफरेंस पूछ रहा है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, देखो आपको 3 लाइबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो एक है वाइकेरियस लाइबिलिटी टॉर्ट में, और दूसरी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और तीसरी है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो ये तीनों लाइबिलिटी आप कवर कर लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है कि सबसे पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है टॉर्ट में, उसके एक्सेप्शंस को बताइए कि एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है। अपवाद पूछ रहा है, अभी ये नहीं कि अपवाद पूछ रहा है तो सीधे सीधे हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बता दें, बताएंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है वो भी बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अपवाद क्या है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक ऐसे लिखेंगे। फिर अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश इट विथ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑल्सो। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से कैसे ये अलग है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये भी आपको बताना है, डिफरेंस बताना है। और इसमें केसेस, जो केस लॉज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन खास करके आपको 2-2 केस लॉज एक एक टॉपिक के जो है वो बना लेने हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप एग्जाम में केस लॉज नहीं भूलेंगे। जैसे इसमें एमसी मेहता का केस आपको देखने को मिल जाएगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वहीं से एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो है वो सिद्धांत भी आया। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो शुरू से जो है वो इंग्लैंड का ही कॉन्सेप्ट जो है वो है। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, टॉट एक कोडिफाइड लॉ नहीं है। जैसे आप बीएनएस पढ़ते हो, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, जैसे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हो, ये जैसे हिंदू लॉ पढ़ते हो, ये कोडिफाइड है ना। ठीक है, ये पार्लियामेंट से पास करवाया गया है, बाकायदे इसको एक कानून बनाया गया है। लेकिन ये जो है कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये जो प्रीवियस जजमेंट है उनके बेस पे चलते हैं, और कुछ कुछ ऐसे सिद्धांत निकल के आए हैं उसी जुडिशियल प्रेसिडेंट से जिसको लोग फॉलो करते हैं। इंग्लैंड में ज़्यादा फॉलो होता है, ठीक है, और इंडिया में भी फॉलो होता है वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो कोडिफाइड लॉ नहीं है, अनकोडिफाइड लॉ है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो है 7वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफेमेशन, मानहानि। मानहानि आपको पहले आईपीसी आप पढ़ते थे उसमें भी देखने को मिलती थी, अभी आईपीसी की जगह जो नया आया है उसको रिप्लेस करके वो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी आपको डिफेमेशन या मानहानि देखने को मिलता है। तो मानहानि क्या क्या समझते हैं मानहानि से, आप वो बता दीजिए। और फिर आगे दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है वो कह रहा है कि डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, क्या ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल कर दिए जाएंगे कि वो चीज़ डेफेमेशन बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ। देखो यहाँ तो सीधे सीधे बोल दिया है कि केसेस लॉ के हेल्प से जो है उसका आंसर लिखना है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आपका ये काम होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वैसे ही लिखें जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आसान क्वेश्चन नहीं होंगे। ये एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया, उसका आंसर लिखो। एक्सप्लेन ऑल्सो द डिफेंसेस अवेलेबल इन सूट ऑफ डिफेमेशन होना चाहिए, डिमोशन लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहे हो मान लो कि आपने डिफेमेशन गलती से कर दिया है, ठीक है ना, या फिर डिफेमेशन का चार्ज जो है लगाने का आपके ऊपर लग गया है, तो आप अपनी बचाव में क्या क्या बातें जो है वो कह सकते हैं, उसके बारे में डिफेंसेस भी लिखने होंगे। ओके, तो इस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में है, 3 पार्ट में है एक्चुअली, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, और 3 पार्ट्स में आपको इसको आंसर भी लिखना होगा। ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग पेज में, एक पार्ट जहां खत्म होगा वहीं से दूसरा क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पे 8वां एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, पहले ये देखो।
अब सीधे सीधे एक कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2000, ये देखो, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से आपका पूछ लिया है क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कम से कम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आप लोग पढ़ ही के जाना, सिर्फ टॉट के भरोसे मत जाना। डिस्कस द कॉम्पोजिशन, जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य आयोग के गठन, मतलब राज्य आयोग के स्टेट कमीशन का गठन, क्षेत्राधिकार क्या होता है एवं इनके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो इसका आप अगर पढ़े होंगे तो इसका आप आंसर इस स्ट्रक्चर में बना लेंगे, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर लिख सकें। इस पार्ट में पूछा गया है कि कमीशन का गठन के बारे में बता दीजिए, उसका क्षेत्राधिकार क्या है और कार्य क्या है किसका। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। चलिए अब हम लोग मॉडल आंसर पे आ जाते हैं। मॉडल आंसर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को आपके मिलेंगे, जो ऊपर 6 आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने मिले थे, उसी के मॉडल आंसर देखने मिलेंगे। चलिए पहला तो क्वेश्चन आपने देख लिया था, क्वाज़ी कॉन्टैक्ट एंड टॉट के बीच में जो अंतर था वो आपने देख लिया था। अब बेयर लाइसेंस और लाइसेंस कपल्ड विद ग्रांट क्या है, इसको एक बार आप लोग गो थ्रू करिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे टॉट डिफाइन एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब जो है वो क्या होता है टॉट में, ये देखते हैं। एन एक्ट ऑफ गॉड इज डिफाइंड एज डायरेक्ट, सडन, intensely violent, natural and irresistible act of nature, one which could not by any amount of care would have been foreseen, or if it has been foreseen could not be avoided by any amount of care by any individual. Act of God एक ऐसा डायरेक्ट मतलब सीधा, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष, अचानक और अत्यधिक हिंसक ऐसा कुछ घटित हो जाता है। मान लो अभी अचानक से जो है वो ऐसा अर्थक्वेक आए कि सब चीज खत्म हो जाए, तो ये क्या था, अचानक से कोई चीज था ना, तो इसको एक्ट ऑफ गॉड का हम जो है वो नाम दे सकते हैं, क्योंकि अचानक, सडन और ऐसा कोई अत्यधिक हिंसक कुछ हो जाता है जिसमें मनुष्य का कोई भी या ह्यूमंस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ना उसको रोकने में ना उसको क्रिएट करने में। तो ये क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। और ऐसी चीजें ना कभी देखी गई हो ना कभी जो है हाँ पहले अकड़ ना की गई हो। तो आप एक्ट ऑफ गॉड से ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी एक्ट जो सडन हो, नेचुरल हो, डायरेक्ट हो और वो मैन के कंट्रोल के से बाहर हो, ठीक है ना, मैन का उस पर कोई कंट्रोल जो है वो ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है, ये क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। अगर इसकी वजह से कोई भी लॉस हो रहा है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन मांगना कहीं से जो है वो सही नहीं होता है। और ये जो है जनरल डिफेंस का एक बहुत ही अच्छा डिफेंस प्रोवाइड करता है आपको एक्ट ऑफ गॉड। इसमें आप ओ माय गॉड जो है वो मूवी देखे होंगे परेश रावल और अक्षय कुमार की, उसमें यही एक्ट ऑफ गॉड का जो है वो डिफेंस इंश्योरेंस कंपनी लेती है, तो उसके दुकान में जो है आग लग जाता है, ठीक है ना। तो क्या यही क्वेश्चन होता है, क्या जानबूझ के भगवान ने उसके दुकान में जो है वो आग लगाई, वो नेचुरल था, ऐसा नहीं था कि वो मैन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। यही सारे क्वेश्चन उसमें अराइज हुए थे। आप चाहो तो वो मूवी देख ले सकते हो, लेकिन अभी देखना जरूरी नहीं है, अभी याद कर लेना है इसको, क्योंकि एग्जाम का समय है। ओके चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जिसको मिथ्या कारावास भी कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो एक कारावास होता है, जो सही कारावास होता है, उसमें क्या होता है, अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट के रूप में कारावास जितनी भी 3 साल 10 साल 7 साल की मिलती है, मिल जाती है, ठीक है, या आजीवन। लेकिन ये फॉल्स है, सीधे सीधे कह रहा है आपको कोई बंद कर लिया एक जगह बिना किसी अथॉरिटी के, ठीक है ना, बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आपको क्या कर लिया गया है, इम्प्रिजन कर लिया गया है, यानी कि
झूठे कारावास में आपको रख दिया गया। देखो क्या कह रहा है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है टॉट में जो आपको देखने को मिलती है, और ये इन्वॉल्व करती है अनलॉफुल रेस्टेंट। ठीक है, जब आप लोग बीएनएस पढ़ोगे आगे तो उसमें एक अनलॉफुल रेस्टेंट है और कन्फाइनमेंट है, तो दोनों चीज आप पढ़ेंगे। रेस्टेंट का मतलब रोक लेना, आपको कहीं से कन्फाइन कर लेना किसी जगह। हालांकि रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट का बीएनएस में अलग मतलब है, लेकिन अनलॉफुल कन्फाइनमेंट यहाँ पे शब्द जो है वो होना चाहिए अगर आपको अनलॉफुल कोई कन्फाइन कर ले रहा है। ओके, तो वो क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाएगा। ठीक है, ऑफन, और वो उस इंडिविजुअल की फ्रीडम और मूवमेंट को विदाउट उसकी कंसेंट, उससे सहमति भी नहीं ले रहा है कि मैं तुमको बंद कर दूं या नहीं कर दूं, तुम चाहते हो कि नहीं, बिना सहमति के उसके आवागमन पे या फिर उसके मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रोक लगाता है, उसको अनलॉफुली उसको कन्फाइन करता है, और बिना, सबसे बड़ी बात, बिना किसी लीगल ज्यूरिसडिक्शन के करता है। अगर वो गैर कानूनी ढंग से करता तब तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होता, इम्प्रिजनमेंट होता, लेकिन गैर कानूनी ढंग से दिया गया कारावास जो है वो क्या है, मिथ्या कारावास है। ओके, चलो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रेलेवेंसी ऑफ मैलिस इन न्यूसेंस, अपताप के विदेश का महत्व क्या है। इसमें क्या होता है, प्रतिवादी जानबूझ करके किसी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। न्यूसेंस मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, परेशान करना, उसका जो काम है उसको बिगाड़ करके उसको परेशान करना, ये समझो। अब यहाँ देखो, कह रहा है कि इफ द डिफेंडेंट इज इंटेंशनली, जानबूझ करके, डूइंग समथिंग टू कॉज एनोयंस, मतलब छेड़छाड़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, टू द प्लेंटिफ, वादी को अगर प्रतिवादी जानबूझ करके परेशान कर रहा है, देन द डिफेंडेंट इंटेंड टू सर्टेनली द रेलेवेंट फैक्टर इज न्यूसेंस, तो जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वो डेफिनेटली क्या कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है, उपताप कर रहा है। We can also say that an act of the defendant which is otherwise lawful may become a nuisance if done with malice. क्या कह रहा है कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिवादी का कोई कार्य जो अन्यथा वैध है, ऐसे वो कोई काम करे तो वैध है, लेकिन वो गलत इंटेंशन के साथ कर रहा है अगर, तो वो क्या है, उपताप है, न्यूसेंस है। मान लो कोई चीज करना, अब मेरे घर में कोई आता है तो मैं उससे कहती हूँ देखो ये सामान जो है जैसा है वैसे पड़े रहने देना, ठीक है, लेकिन वो अच्छा इंसान है, वो लगता है सामान को साफ करने, इधर से उधर करने, वो तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा है, वो अच्छा काम करके भी, लॉफुल काम करके भी मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूसेंस है। ओके, चलो रेलेवेंसी, न्यूसेंस आएगा, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये सारी चीजें आपको टाइप ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ लेनी है, इससे आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। फिर अब देखो भाई, कंज्यूमर राइट्स के, कंज्यूमर के राइट्स और ड्यूटीज के बारे में आपको पूछा गया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है। देखो यहाँ पे बोला गया है ना, What are the consumer rights and responsibility, क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डेफिनेशन, कंज्यूमर आर गिवन स्पेसिफिक राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंज्यूमर को कुछ राइट भी दिए जाते हैं एज वेल एज उनके ऊपर दायित्व जो है वो भी इम्पोज कराया जाता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दे कैन एक्सरसाइज एज वेल एज अबाइड बाय रेगुलरली, ये अपनी राइट तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने दायित्व से भी ये बंधे रहेंगे। ठीक है ना। अब जैसे राइट क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर शुड नो देयर राइट्स टू अवॉइड फॉलिंग प्रे टू वायलेशन, तो कंज्यूमर का ये राइट है कि उस सामान के बारे में जाने कि क्या सामान जो है वो उसको मिल रहा है। ठीक है, अपने जो भी वो सामान बाय कर रहे हैं उसके बारे में उसको जो है वो शिक्षा होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये राइट है किसी कंज्यूमर का, राइट टू सेफ्टी। और कंज्यूमर ये आस्क कर सकते हैं, ये डिमांड कर सकते हैं सामान खरीदते समय कि इसकी क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, या ये हमें कितना सेफ रहेगा परचेस करने के लिए, ये भी क्या है, कंज्यूमर का राइट है।
राइट टू चूज, कंज्यूमर को जो चाहे वो खरीद सकता है, उसके ऊपर अननेसेसरली दबाव डालने की जरूरत नहीं है, वो चूज कर सकता है अपना जो भी उसको खरीदना है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अगर कुछ भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी है जो कंज्यूमर को एट ए टाइम नहीं पता है, तो वो उसको बताना चाहिए, मतलब जो सेल कर रहा है उसको बताना चाहिए किसको, कंज्यूमर को, कि ये चीजें हैं। तो राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब सामान अगर मैं मान लो मैं टीवी खरीदने जा रही हूँ तो मेरा पूरा अधिकार बनता है उसके बारे में जितनी जानकारी लेना चाहूँ मैं, जितना अवेलेबल जानकारी है वो मैं उससे ले सकती हूँ, ठीक है ना। और अगर आप कोई सामान खरीद के ले गए, उसके साथ किसी भी तरीके से आपका नुकसान हो गया या फिर वो सामान प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए कॉम्पनसेशन भी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये कंप्लेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लेन, रिस्पॉन्सिबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली, ये तो राइट हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी क्या है कंज्यूमर की, कि आप कोई भी अगर सामान खरीद रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें, ठीक है ना। लेट द बायर बी अवेयर का एक कॉन्सेप्ट है कि बायर जो है वो अपना सामान खरीदने से पहले सामान की जानकारी अच्छे तरीके से ले ले। ओके, थिंक इंडिपेंडेंटली, कंप्लेन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर, जानकारी रखने के लिए जागरूक होने की जिम्मेदारी है कंज्यूमर को, और नैतिक ग्राहक बनने की भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि गए और टैक्स बचाने के लिए बिल लिए ही नहीं उसका, तो आप जब बिल नहीं लोगे तो क्या होगा, क्लेम नहीं कर पाओगे कि मैंने इसी दुकान से जो सामान खरीदना। तो एक नैतिक ग्राहक बनने की भी जिम्मेदारी होती है एक ग्राहक की, ठीक है ना। तो ये एक जिम्मेदारी हो गई, 3-4 जिम्मेदारी आप लिख दीजिएगा, और राइट तो बहुत सारे हैं, 5-6 आपको बताए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिसको 100 वर्ड्स में आपको लिखना था, उसका आंसर मैंने मॉडल आंसर बता दिया। डिस्कशन सेक्शन बी का कर दिया जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आपको लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है, ये सारी जानकारी आपने इस वीडियो में प्राप्त की। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, पेपर डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अभी और भी जो 3-4 सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के भी ऐसे ही डिस्कशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा अधिक डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।